ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है तो ऑर्गन डोनेशन किस तरह से हो, जिसको ज़रूरत हो उसी को मिले और उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए। हाउ वी वर्क ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब आज अगर इस हॉस्पिटल में हमने पिछले साल 134 लीवर ट्रांसप्लांट्स किए, तो वी मेड श्योर कि वो जितना जो खर्चा है वो किस तरह से हम सब में डिवाइड करें। सर, अगर देखा जाए तो ये हॉस्पिटल का सक्सेस रेट कितना होगा और फेलियर रेट कितना होगा? वी आर more than the world standard. So for example, in liver cases for that matter, overall worldwide 92-93% is a success rate, and we are sitting at 95% here. Wow. Okay, कि भगवान ने जो हमें शरीर दिया है या ऑर्गन दिए हैं, ये मुझे लगता है कि इससे अमूल्य तो कोई हमारे लिए चीज़ हो नहीं सकती। और हमें यही आदत है बचपन से कि किस तरह से हम हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करें। तो हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी आदतें, इन सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होना काफ़ी आवश्यक है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज नवभारत बातों बातों में हमारे प्रमुख अतिथि है क्लिनिकल्स हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर बिपिन चेवले जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बिपिन चेवले जी के बारे में मैं अगर कहूँ तो उनका दूसरा नाम सक्सेस भी कह सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर बिपिन चेवले जी, इनकी अगर करियर ग्रोथ हम लोग ने देखे तो पहले वो बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते थे, फिर फोर्टिस और कोकिलाबेन हॉस्पिटल। आज वो क्लिनिकल्स हॉस्पिटल के सीईओ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये सक्सेस का राज भी जान लेते हैं। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सर? सबसे पहले बस बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नवभारत ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। सर, मैं शुरुआत करती हूँ हमारे आज की बातचीत की। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी सर कि क्या मोटिव था हॉस्पिटल की शुरुआत के पीछे? देखिए, ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल को पहले ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। आज हम हमारे 13वें साल में है, 13 ईयर्स। और इस हॉस्पिटल को जब बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था, बहुत सारे उस समय के जो स्टॉलवर्ड डॉक्टर्स थे वो सब साथ में आए और वो किडनी और लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते थे। और ख़ास करके उनका जो एम्फेसिस था वो था ट्रांसप्लांट पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। सो उस बात को उस वक्त मुंबई में इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे जहाँ पे ये ट्रांसप्लांट्स होते थे, तो उस बात को मद्देनज़र उन्होंने इस हॉस्पिटल की रचना करने की भूख ठानी और एक कंपनी खोली जिसका नाम था सेंटर फॉर डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज, CDKD, एंड देन इट केम इनटू बीइंग। और आज 13 साल हुए हैं और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर वन ऑफ द पायनियर हॉस्पिटल व्हेन इट कम्स टू gastroenterology, liver transplant, kidney transplant, and multi-organ transplant. Yes, and it is well-known hospital as a multi-organ transplant in Western India also. Absolutely. तो क्या कहेंगे, स्पेशलिटीज क्या है इस हॉस्पिटल की, और उसी के साथ ऐसे कौन से नए टेक्नोलॉजीज है जो कंपैरेटिव अदर हॉस्पिटल्स नहीं है? राइट। सो जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो मोस्टली किसी भी हॉस्पिटल के नंबर्स ही देखे जाते हैं। तो आज अगर हम नंबर्स की बात करें तो अब तक हमने इस हॉस्पिटल में कुल मिला के 950 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट्स किए हैं, करीबन 4000 किडनी ट्रांसप्लांट्स किए हैं। और जो नंबर्स है वो इसलिए भी है कि क्लिनिकल आउटकम्स भी अच्छे हैं। एक तो होता है कि आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हो जो ये कर पाए, फिर दूसरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अदर देन लीवर एंड किडनी, वी आर ऑल्सो इनटू पैनक्रियास ट्रांसप्लांट, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट, हैंड ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लंग ट्रांसप्लांट। सो ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इस तरह का ये एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसलिए वेस्टर्न इंडिया में इस हॉस्पिटल को काफ़ी नाम और नेम एंड फेम मिली है बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी डू इन ट्रांसप्लांट। So that's why it can be called as multi-organ transplant, but that doesn't say mean कि हम दूसरी चीज़ नहीं करते हैं। हम सारे, मतलब when it comes to
working in a multi-speciality stream, be it any faculty, आप गैस्ट्रो की बात करें, आप कार्डियो की बात करें, न्यूरो की बात करें, सारी चीज़ों में जो भी हाई एंड वर्क होता है, मैं इस हॉस्पिटल को क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल समझता हूँ। एक होता है टर्शरी लेवल केयर और ये क्वाटरनरी केयर है कि जिसकी आगे कुछ नहीं होता है, मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैन हैपन हियर एंड इट्स अ बून टू द सिटी ऑफ मुंबई, आई कैन से। वाह। और सर जैसे आपने बताया कि मल्टी स्पेशलिटी है, उसी के साथ ये मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर भी है। और सर प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए ना, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सी चीजें होती है, बिकॉज पेशेंट केयर रखना, उनके प्रिकॉशंस रखना, उसी के साथ ट्रांसप्लांट मिलना भी। तो कुछ मुझे सक्सेस स्टोरीज आप बता सकते हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट थी बट ये हॉस्पिटल ने वो करके दिखाई है? देखिए, अभी जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसप्लांट में जब तक ऑर्गन हमें मिलता नहीं कहीं से, तब तक हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। अब उसमें जो तैयारी होती है वो यहाँ तक होती है कि पहले तो अगर कोई किसी को लीवर या किडनी चाहिए तो आपके जो पास के लोग हैं, आपके रिलेटेड लोग हैं, वो तैयार है क्या देने के लिए। फिर अगर तैयार है या नहीं है के बाद भी इट हैज़ टू गो थ्रू सीरीज ऑफ टेस्ट, सीरीज ऑफ मैचिंग, और उसके बाद भी होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वो उन सारों से जब निकल के ये चीज़ें निकलती हैं और फाइनली जब कहीं को रुक जाता है तो फाइनेंशियल्स पे रुक जाता है कि लोगों के पास दे डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। सो इन सारी कठिनाइयों से जूझते हुए जब एक्चुअल ट्रांसप्लांट होता है, इट इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर एनी पेशेंट। हमने यहाँ पे देखा है कि एक तो है कि मतलब व्हेन यू गेट लिविंग पीपल गिविंग डोनेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे हार्ट होता है या लंग होता है या फॉर दैट मैटर हैंड ट्रांसप्लांट होता है या लीवर भी फॉर दैट मैटर, वी आर एक्चुअली फेसिंग अ क्रंच व्हेन इट कम्स टू कैडेवरिक डोनेशन, जिसके लिए मतलब पूरे इंडिया में बहुत सारी जागरूकता हो रही है। लेकिन कैडेवर का जो डोनेशन होता है जिसमें टाइम इज़ एसेंस, कि हमें कुछ घंटों में उस ऑर्गन को एक बॉडी से निकाल के दूसरे डोनर में रेसिपिएंट में डालना पड़ता है, उसमें टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। और वो टाइम जो होता है, अगर टाइम हम अगर नहीं कर पाए तो मे बी वी आर नॉट एबल टू गिव द राइट क्लिनिकल आउटकम टू द पेशेंट। सो हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस। अभी रिसेंटली वी हैड अ वेरी यूनिक केस वेयर a girl who was not having her hand got amputated because उसका एक she had put it on a high tension wire and she lost her hand. She was just 13 years of age. और उस लड़की को 2 साल तक बगैर हाथ के रहना पड़ा। But since she was taking treatment here and she was listed here, हम उसको एक नया हाथ दे पाए because somebody, a girl in Surat, she died of something, and the parents were like ready to donate. So एक 9 साल की बच्ची का हाथ एक 13 साल की बच्ची में लगा। और आज अगर आप देखें वो जो बच्ची है, she has both the hands, and at the same time she's a social media, she's all over social media now, and at the same time we feel कि इस तरह के जो stories है वो it makes whole lot of difference. Yes. Because normally आप अगर देखें कि लीवर हो या किडनी हो, ये जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं ये शरीर के अंदर होते हैं, ये हाथ का जो ट्रांसप्लांट है ये बाहर होता है। इस हॉस्पिटल ने आज तक 13 हैंड ट्रांसप्लांट किए हैं जो पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किए। सो ये सारी जो सक्सेस स्टोरीज है, ये हम नहीं चाहते कि सिर्फ हॉस्पिटल का नाम हो, बट इससे जागरूकता भी फैले कि इट इज़ ऑल पॉसिबल, कि जो लोग व्यंग के साथ जी रहे हैं, जिनके पास ये इन सारी चीज़ों की कमतरता है, उसको अगर हम डोनेशन से पूरी कर पाए, एक्सपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है, तो इट इज ऑल पॉसिबल। सर आपने जैसे बताया कि डिफिकल्टी मेन जो आती है वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन मिलना। हाँ जी। और इन इंडिया शास्त्र इस पे बहुत विश्वास किया जाता है। अगर कोई भी डेथ होती है तो वो ऐसे रहता है कि नहीं, बॉडी नहीं देनी है या ऑर्गन नहीं ट्रांसप्लांट करना है। सो थ्रू दिस हमारे नवभारत से व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या उनके कुछ जो मिथ्स वो होते हैं वो कैसे क्लियर करेंगे? हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि अमर होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप अमर कैसे हो सकते हैं कि आप अगर जाते हो तो आप या तो जल जाते हो या तो फिर आपको बरी किया जाता है। बट अगर जाते जाते आप किसी को लाइफ दे सकते हो।
एक व्यक्ति जब जाता है, उसके अगर आप सारे ऑर्गन्स डोनेट करने की ठान लो तो कम से कम वो 10 जनों को लाइफ दे सकता है. So you can just imagine it can have a multiplier effect and you can live as long as you want if you can start donating. अल्टीमेटली ये तो मुझे लगता है कि और शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि दान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए. आप कितना भी पैसा दे दो किसी को या धन दे दो, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये अवयव दान दो, अंग दान दो, तो ये मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा और ये बहुत ही अमूल्य रहेगा किसी के लिए. So I think this thing to everybody should be that आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाइए और आपके इर्द गिर्द भी जो लोगों के दिमाग में इसके प्रति जो भ्रांतियाँ हैं वो निकालिए और बहुत सारा अवयव दान कीजिए. बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है. तो मैं उसी के साथ पूछना चाहूंगी कि हॉस्पिटल कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंप्स या कुछ सेशंस वगैरह लेते हैं क्या, कि जिसके वजह से, जैसे आपने बताया कि सूरत से उस लड़की का हमें ऑर्गन मिला था, तो ऐसे कुछ सेशन या सेमिनार्स किए जाते हैं? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एंड जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये गवर्नमेंट ने एक यंत्रणा बनाई है जिसमें इसका प्रचार प्रसार होता है और इसमें ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरीके से शरीक होता है. हम बार बार इसके लिए वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, सोशल मीडिया द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और ख़ास करके ये जो स्टोरीज़ होती है कि किसी बच्ची को हाथ मिलना या किसी के लिए हार्ट मिलना, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अवेयरनेस फैल रही है और इट इज़ पॉजिटिवली इंक्रीजिंग. आई एम नॉट सेइंग कि अभी नंबर्स कम है, नंबर्स आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा और भी काम करने की ज़रूरत है. जैसे आपने बताया था कि आंसर में गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, हाँ. जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो क्या मेन चैलेंज कैसे आता है जब ये रूल्स आते हैं या ट्रांसप्लांट के दर? देखिए, सारे मतलब फील्ड्स में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं. तो पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें हुई है जिसके वजह से गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट और होना भी चाहिए. मतलब ये यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से पूरे प्रोग्राम पे, जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है या जो कैडेवरिक डोनेशन है या फिर लिविंग डोनेशन है, उसमें कोई क्वेश्चन आए. तो इसके लिए सरकार ने होटा एक नियम बनाया है जिसके तहत हमको सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है. अब इतना ही है कि सारी चीज़ों का जब पालन करते हैं तो उसमें बहुत सारा वक्त और समय चला जाता है और जब समय ज़्यादा चला जाता है तो पेशेंट का कंडीशन और डिटेरियोरेट हो जाता है. सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी a little awareness also and little sympathy shown from the government side also that कहीं कहीं पे अगर लिविंग डोनर अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, कैन वी गो फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव. ऑफ कोर्स आई मीन इट शुड नॉट बी, मतलब लोगों को उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है तो ऑर्गन डोनेशन किस तरह से हो, जिसको ज़रूरत हो उसी को मिले और उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए. यही मैं कहना चाहूँगा कि दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक केयर. सर, जैसे बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है, एज अ डॉक्टर यू हैव अनदर व्यूज, बट एज अ पेशेंट और रिलेटिव जो व्यू या जो दिमाग में पहले आता है वो आता है फाइनेंस, कि फाइनेंशियल कैसे करना है हम सब कुछ चीजें. तो जैसे कि मैं कहूँ कि जुपिटर हॉस्पिटल की उनकी खुद की ट्रस्ट है, लीलावती हॉस्पिटल की है, ग्लेनगल्स हॉस्पिटल की ऐसे कोई ट्रस्ट वगैरह है या टाई-अप्स है, या फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे होता है? आप ये ध्यान रखिए कि जब भी ये सारी बड़ी बड़ी सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज होती है तो उसमें बहुत खर्चा लगता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद हाई एंड पेशेंट जो आईसीयू में कम से कम 1 महीना रहेंगे. सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल सर्जरी से पहले भी उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, हाई एंड एंटीबायोटिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, इक्विपमेंट लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो खर्चा तो होता ही है उसमें. बट अगर आप ये देखें कि हाउ वी वर्क ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब आज अगर इस हॉस्पिटल में हमने पिछले साल 134 लीवर ट्रांसप्लांट्स किए तो वी मेड श्योर कि वो जितना जो खर्चा है वो किस तरह से हम सब में डिवाइड करें, जिसके वजह से आज ट्रांसप्लांट का जो खर्चा है which comes to the patient, we've been able to reduce it. Okay. We have some packages which are so economical and those packages are so transparent कि हमने ये भी किया है कि उसका upper ceiling भी कर दिया है कि beyond that patient does not have to pay anything. Okay, because we want to kind of as I said, economies of scale अगर काम करती है कि अगर हमारा जो infrastructure है हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करें तो it becomes very financially viable proposition for everyone. At the same time,
ऐसा नहीं होता कि जो भी पैसा लगना है वो तो लगना है. आई मीन यू Yes. कैन नॉट से कि पैसा नहीं लगता उसमें. सो वी हैव लॉट ऑफ एजेंसीज विच हेल्प अस because of the good work that happens. There are a lot of agencies which help us. So जैसे कि नाम लेना चाहूँगा मैं टाटा ट्रस्ट का, जो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को मदद करती है Okay. और काफ़ी अच्छी तरह से मदद करती है. फिर बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं हु आर रेडी टू एक्सेप्ट एंड हेल्प पीपल हु आर वांटिंग टू अंडरगो इट. और हमारे इतने अच्छे रिलेशंस और रेपो होने की वजह से और ट्रांसपेरेंसी इन द बिल्स होने की वजह से दे आर हैप्पी टू गेट इट डन. इतना ही होता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है. सो वी हैव टू स्टार्ट द होल पेपर वर्क इट अ लिटिल अर्ली, बट 99% of the times we get that assistance. Okay. So that's really nice. यानी सर टाई अप्स है, बट ऐसे नहीं है कि कुछ पैकेजेस या कुछ टारगेट है कि जिसके अफोर्डेबल वो पेशेंट को दिए जा सकते हैं. सो मैंने जो आपको पैकेजेस कहे ना, सी वी हैव नॉट केप्ट एनी दिस थिंग बिटवीन अफोर्डिंग पेशेंट और इल अफोर्डिंग पेशेंट, बिकॉज इस तरह से हमने पैकेजेस बनाए कि किसे कोई भी अफोर्ड कर सकता Okay. है. और अल्टीमेटली पैकेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लिनिकल आउटकम इज इम्पॉर्टेंट इज व्हाट आई फील. दैट अगर आप कोई जगह जाते हो और वहाँ पे आपको विश्वास और भरोसा होता है कि यहाँ पे मैं अपनी सर्जरी कराऊंगा या कराऊंगी, तो मुझे जो क्लिनिकल आउटकम है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा. सी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फेलियर नहीं होते हैं, बट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 5% या 10% फेलियर रेट है और वही आपको यहाँ पे मिलता है, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो फॉर. सो आई थिंक पीपल शुड थिंक अबाउट दैट, because see, when life is very very important, you are spending money, that is also important, but at the same time the place is important, people who do your cases is important, post operative care is important. ये सारा जब आपको अच्छी जगह पे मिल जाता है, और वो ऐसी जगह पे ही मिलता है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभवी लोग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. सर अगर देखा जाए तो ये हॉस्पिटल का सक्सेस रेट कितना होगा और फेलियर रेट कितना होगा? मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड इफ़ यू सी इन ट्रांसप्लांट केसेस, किडनी में थोड़ा ज़्यादा होता है, लीवर में थोड़ा कम होता है इन टर्म्स ऑफ फेलियर रेट, बट वी आर more than the world standard. Oh. So for example, in liver cases for that matter, and overall worldwide 92-93% is the success rate, and we are sitting at 95% here. Wow. Okay, kidney में overall 96-97 होता है, and we are 99% here. Okay, and that too when we have done lot of complicated cases also. Kidney में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए हैं जहाँ पे रेसिपिएंट्स एंड द डोनर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एज, इन टर्म्स ऑफ देयर डिजीज प्रोफाइल. हमने तो स्वैप ट्रांसप्लांट्स भी किए हैं, डोमिनो ट्रांसप्लांट्स भी किए हैं. स्वैप का मतलब ये होता है कि एक जोड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में भी जिनके मैच नहीं होते, और एक दूसरा होता है उनके भी मैच नहीं होते. तो हाउ वी मतलब हाँ, तो इसको स्वैपिंग बोलते हैं. हाँ, और डोमिनोज में ऐसे ही टाइप की 3 से 4 से अलग अलग फैमिलीज होती है जिनका हम एक को दूसरे को तीसरे का इस तरह से देके. सो इट्स ऑल डन, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में होता है, बट गेटिंग दोज थिंग्स अलाइंड एंड डूइंग इट, एंड दैट टू डूइंग इट रेगुलरली. अभी हमने हाल ही में एक डोमिनोज किडनी ट्रांसप्लांट किया जिसमें 3 फैमिलीज इन्वॉल्व थी, 3 ट्रांसप्लांट हुए और 6 लोग थे इन्वॉल्व उसके अंदर, सब अलग अलग. So we made sure that it happens in a very smooth and efficient way, and the success rate is good. ये कैसे होती है प्रोसेस, यानी एज अ व्यूअर कॉमन पर्सन मुझे ऐसे कि कैसे पता चल जाता है अगर पेशेंट एडमिट है, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट जरूरत है, तो कैसे ये प्रोसेस, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? सो खास करके आप देखिए अगर किसी को किडनी डिजीज होती है तो पहले तो ट्रांसप्लांट नहीं बोला जाता है. पहले पेशेंट डायलिसिस पे जाता है, पेशेंट फॉलोअप करता है, उनको लिस्ट किया जाता है, या प्रोस्पेक्टिव डोनर्स की फैमिली में प्रोस्पेक्टिव जो डोनर्स है उनके सैंपल्स लिए जाते हैं. यानी फैमिली में पहले चेक करते हैं. तो पूरे फैमिली में हमने देख लिया कि उनका मैच नहीं हो रहा है, सो देन दे आर पुट ऑन समथिंग. देन देयर वुड बी अनदर पेशेंट जिनका मैच नहीं हो रहा है. अब उसमें से अगर हम देखें कि उस डोनर का जो दूसरे डोनर है उनका फर्स्ट रेसिपिएंट के साथ अगर मैच हो रहा है, सो विद कंसेंट ऑफ द फैमिली द स्वैपिंग कैन हैपन. लेकिन अगर यहाँ पे स्वैप नहीं हो रहा है तो देन मे बी थर्ड फैमिली कैन कम. सो इस तरह से हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का ये करके, एंड देन वी डू इट इन सच अ वे कि जैसे कि ये जो डोमिनो हुआ, ये एक ही समय 3 ऑपरेशन थिएटर्स में एक ही अस्पताल में हुआ. तो यहाँ की किडनी मतलब एक किडनी निकाल के दूसरे में, दूसरी की निकाल के तीसरे में, इस तरह से. एट अ टाइम. एट अ टाइम.
So these ग्रेट things थिंग these things सर। definitely, yeah. And ये मतलब this is normal, इस तरह से होता है। इससे पहले 6 भी हुए हैं, 6 फैमिलीज में भी हुए, हमने हाल ही में भी 3 के किए। ऐसे केसेस सॉल्व किए हाँ हैं। हाँ हाँ वाओ। हाँ हाँ, उसको डोमिनोज किडनी ट्रांसप्लांट बोलते डोमिनोज किडनी हैं। ट्रांसप्लांट। और सर जैसे कि मैं पूछूं कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को करना है हाँ। तो वो कैसे, वो नाम वगैरह कैसे देते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है? ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं डोनेशन, आप? यस। सो देखिए, आज आप और मैं, हर कोई जो भी सदृढ़ है, जो अच्छे से रह रहे हैं, एनीबडी कैन प्लेज देयर ऑर्गन्स। ओके। एंड द उसमें दिक्कत यही आती है कि देखिए, वी डोंट नो व्हेन आर वी गोइंग टू डाई। ओके, सो द पर्सन हु इज आवर नेक्स्ट ऑफ कीन, who is going to be there after, they should also be aware and they should also consent. तो आज दिक्कत हमारी ये है कि बहुत सारी बार मे बी द ऑर्गन्स आर प्लेज्ड, बट एट द सेम टाइम जब डेथ होती है उसके बाद जो रिलेटिव्स होते हैं, दे आर नॉट अवेयर, और दे आर नॉट रेडी फॉर द ट्रांसफर, फॉर द डोनेशन एंड ऑल। सो वो एक दिक्कत है। बाकी आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे sometimes it is mandated that the donation should happen. So maybe we have to go to that level where probably government also should intervene and make it mandatory, at least when it comes to unnatural deaths like road traffic accidents, ये वो, उसमें donations अपने आप हो जानी चाहिए। ओके। और कुछ सर टाइम पीरियड रहता है कि जैसे अलग अलग ऑर्गन है, उनके कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होते हैं कि तब तक ये सर्वाइव या हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? सो नॉर्मली क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लड सप्लाई हर चीज़ का रेगुलर होना चाहिए, तभी जाके वो ऑर्गन जिंदा रहता है। एट द सेम टाइम देयर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड ऑल्सो कि 4 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग होता है। अभी बहुत सारी नई नई जो भी स्टडीज़ आई है और नए नए चीज़ें, तरीके आए हैं, उससे आप जो ड्यूरेशन है वो और कुछ घंटों तक बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक एक वो चीज़ है। दूसरा लॉजिस्टिक्स के, अगर मोस्टली जब भी आप ऑर्गन्स को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो आपको लॉजिस्टिक्स देखनी पड़ती है कि सिटी टू सिटी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरी सिटी से आना है तो चार्टर्ड प्लेन करना पड़ता है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लोगों का टाइम एंड एफर्ट जाता है। But it happens. We have made it happen and we'll make it happen. But mostly when lot of donations start happening, I don't think ये city to city की जरूरत पड़ेगी। Within a city only, मुंबई में ही इतना बड़ा population और इतनी deaths होती है regularly, तो we can definitely create a good pool of donation on a regular basis. So now let's talk about the technology. बहुत से नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, डिजिटल इंडिया जैसे हो रहा है, हेल्थ केयर में भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी बहुत बात किया जाता है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी, और क्या इस अस्पताल में भी रोबोटिक सर्जरीज वगैरह होते हैं क्या? सो आज से कुछ दिनों तक, कुछ सालों पहले तक ओपन सर्जरीज होती थी, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होने लगी जिसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी बोलते हैं, दूरबीन की द्वारा सर्जरी, और अभी रोबोटिक सर्जरीज वो, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा आयाम है जिसमें प्रेसिशन जो है उसका काफ़ी ध्यान रखा जाता है। प्रेसिशन का मतलब है कि जिस जगह पे सर्जरी करनी है उसमें पूरी तरह से प्रिसिशन से काम हो, मिस्टेक ना हो, कोई एरर्स कम से कम हो। सो आज मोस्ट ऑफ द गुड हॉस्पिटल्स विच आर कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर एक के पास ये सुविधा है कि रोबोटिक सर्जरीज हो। वैसे ही हमारे पास भी यहाँ पे डाविंची रोबोट है, डाविंची एक्सआई जो है, जो हाईएस्ट एंड ऑफ रोबोट है, दैट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर जनरल सर्जरी, गायनिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, इवन फॉर दैट मैटर ट्रांसप्लांट। सो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट रोबोटिकली होता है। दिस इज द ओनली सेंटर इन वेस्टर्न इंडिया विच डज किडनी ट्रांसप्लांट्स रोबोटिकली। प्लस लीवर ट्रांसप्लांट्स में भी जो डोनर होता है, उसकी भी सर्जरी जो है रोबोटिकली होती है। एंड प्लस नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरीज आल्सो, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स भी होंगे। ओके, वाह। सब बात करते हैं एआई की। आपको पता है एआई सभी सेक्टर्स में आ रहा है, ऑटोमोबाइल्स हो या सभी अदर सेक्टर्स। सो क्या कहेंगे कि ये एआई हेल्थ सेक्टर में कितना बेनिफिशियरी होगा, और ये ग्लेनगल्स हॉस्पिटल इसे कैसे अडेप्ट करेगा? ये ऑलरेडी अडेप्ट करना शुरुआत हो चुकी है या करने वाले हैं? सो अभी एआई जो है वो एक क्रांति है मेरे हिसाब से। आज से व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर में एआई बहुत पहले से है। अगर आप देखना चाहें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गैजेट्स हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी होते हैं, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स भी कहें, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो उसे तब एआई नहीं कहा जाता था, इट वाज जस्ट अ टेक्नोलॉजी।
बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड द जार्गन कि एग्जैक्टली वो है क्या, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ों में नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जो डायग्नोस्टिकली हम लोगों का डायग्नोसिस करके वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन प्रेडिक्ट दैट दिस पेशेंट इज गोइंग टू गो वेयर। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे हद तक हेल्थ केयर में आ चुकी हैं। आपने वेरेबल डिवाइसेस देखे होंगे, लोग जो पहनते हैं आजकल, आपने भी पहना हुआ है। सो इन सारी चीज़ों से वी कैन प्रेडिक्ट फ्यू थिंग्स, वी कैन कीप टैब ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, और अभी आजकल बहुत ही आसान हो गया है टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज अबाउट गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम AI, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर इट इज़ सब्जेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए अलग टैलेंट होना ज़रूरी है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, बट व्हेन यू हैव AI इंटीग्रेटेड देन प्रॉब्ली यू कैन गिव इट यूनिफॉर्मली एवरीवेयर, बिकॉज वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो सारे मैप्ड होते हैं, सो दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। खास करके चीज़ें जैसे कि अभी रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में हमने देखा कि AI बहुत ही तरक्की कर चुका है। You can figure out any lesion, any fracture with the with the help of AI. रेडियोलॉजिस्ट अभी सिर्फ साइन करने के लिए रह गए ऐसा मैं कह सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ लिटिल ओवरबोर्ड, बिकॉज ऐसा है कि जैसे कि AI आगे बढ़ता है वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आगे बढ़ता है, एंड वी प्रॉब्ली विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी यूज AI इन अ राइट वे टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर द पेशेंट। सो रोबोटिक और AI अगर दोनों कंपेयर करें तो कभी आपको लगता है कि रोबोटिक AI को रिप्लेस कर पाएगा या AI रोबोटिक को? ऐसे मुझे लगता है रोबोट एंड AI इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज अगर रोबोट में हम अगर AI डालते हैं, जब तक एल्गोरिदम डालते नहीं हैं, उसको कुछ फीड नहीं करते हैं, तब तक इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म। डालने वाले हम ही हैं। सो अल्टीमेटली इट इज़ वी हैव टू गैदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अडॉप्ट टू दिस न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड लर्निंग, so that we can give best to the best possible result to the patient with whom we are dealing with, वो clinical patients हो, medical patients हो या surgical patients हो। AI has got whole lot of role to play. In fact, few days back, last week only, we had a very big conference when it came to Gleneagles Hospital. हमने क्रिटिकॉन कहा जाता है उसको, हमने इस बार का जो थीम रखा था वो AI एंड रोबोटिक्स ही रखा था, एंड इट वाज सच अ ह्यूज सक्सेस। एंड possibly the only learnings that we got is that doctors cannot be replaced by AI, but the doctors who don't adopt to AI will definitely be replaced, is what I feel. तो आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर में, जैसे कि बॉम्बे हॉस्पिटल 11 इयर्स, फोर्टिस हॉस्पिटल 7 इयर्स एंड कोकिलाबेन 6 इयर्स। तो आपने हेल्थ केयर सेक्टर को या इस हेल्थ केयर को पूरा बहुत नजदीक से देखा है, एक्सपीरियंस है। तो क्या कहेंगे पहले और अभी का हेल्थ केयर, कितने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं या कुछ बुरे चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं, बुरे तो नहीं कहूँगा मैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे ही आ रहे हैं। थिंग इज हाउ वी टेक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम पॉजिटिवली लें हर चीज़ों को, तो आज आप देखिए कि आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ है। आज हर चीज़ की दवाएं, आज 15 साल 20 साल पहले हम कैंसर के नाम से डरते थे, आज कैंसर के लिए इलाज है। वी कैन ट्रीट कैंसर, वी कैन क्योर कैंसर, ओके, विद लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी कैन डिटेक्ट थिंग्स वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी अर्ली। तो मुझे लगता है नेगेटिव तो नहीं है, उसका जो वे ऑफ द अप्रोच जो है लोगों का, आई थिंक दैट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। हेल्थ केयर को आप भले हम ये समझें कि इट इज़ क्वाइट कैपिटल इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ बहुत खर्चा है, ये है वो है, बट देखिए इंश्योरेंस भी आया है, इंश्योरेंस इज ऑल्सो हेल्पिंग, एंड अल्टीमेटली आई फील एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया डिजर्व्स द बेस्ट ऑफ द केयर, सो everybody should get that, and we are definitely moving in the right direction. Indian healthcare industry, Indian healthcare personnel, I'm talking about doctors and all, they are known worldwide. आज ना ही हम बाहर जाके सर्जरीज करते हैं, बट यहाँ पे भी कितने लोग आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। सो आई थिंक इट्स ऑल इन अ गुड स्पेस, गुड पॉजिटिव स्पेस। We have to just take it forward. यानी जैसे हम लोग बोले कि we are taking steps to the विकसित भारत, वैसे we are taking steps in विकसित हेल्थ केयर also, right? साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसे मैंने कहा कि मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है, उसी के साथ आपने बताया कि बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं,
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बेड्स है, ट्रांसप्लांट सेंटर्स अलग कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे है कि देखिए ओवरऑल बेड्स हमारे अगर देखने जाए इस हॉस्पिटल में तो 250 बेड का हॉस्पिटल है। उसमें इफ़ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट सुपर स्पेशलिटी एक्सक्यूज मी, तो उसमें वी हैव टू हैव लॉट ऑफ आईसीयू बेड्स, लॉट ऑफ डिफरेंट ओटीज़, स्पेशलाइज्ड ओटीज़। ओटीज़ के प्रेशर्स अलग होते हैं। आप आईसीयूज़ में भी देखिए हमारे पास किडनी के लिए अलग आईसीयू है, लंग के लिए अलग आईसीयू है, हार्ट के लिए अलग आईसीयू है, लीवर के लिए अलग आईसीयू है। सो इन सारी चीज़ों को अलग से रखने का कारण ये होता है कि बहुत सारे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हर स्पेशलिटी के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, हर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। तो वी हैव टू मेंटेन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अ वेरी नाइस एंड गुड एटमॉस्फेयर। सो ये रहा क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो वी हैव टू बी ऑन टोज। सो देर इज अ स्कीम ऑफ पीपल, देर इज होल लॉट ऑफ पीपल हु वर्क बिहाइंड द सीन्स टू मेक थिंग्स हैपन। हमारे यहाँ मेडिकल सोशल वर्कर्स जो 24/7 काम करते हैं। हमारे जो भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहो, या फॉर दैट मैटर हमने ऐसा भी किया है कि अगर किसी को कल सुबह ट्रांसप्लांट लगना है तो रात को भी उसकी जो लोकल ऑथराइजेशन कमेटी की एक मीटिंग होनी चाहिए, वो सारे के सारे जमा हो जाते हैं बिकॉज वी नो इट्स अर्जेंट। सो इट्स अ ओवरऑल मशीनरी विच इज़ एट वर्क व्हेन इट कम्स टू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर रात में कोई ऑर्गन को कहीं से रिट्रीव करना है, so our doctors are on toes 24/7. They have to just go retrieve the organ, not only retrieve the organ but transplant the organ. So ये it's a big thing, when it comes to, मतलब देखने जाओ तो ये बहुत आसान लगता है, but it's a lot of energy and lot of dynamics are involved in it, जो एक अच्छे और सजे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। क्लिनिकल्स में हमने ये देखा है कि एवरीथिंग इज सो वेल नर्चर्ड एंड वेल पॉलिश्ड एंड वेल इंजिन्ड। So I'm really very happy to say that we are well equipped with everything. सो जैसे अभी आपने बताया कि मेडिकल सोशल हाँ वर्कर, जी। सो बहुत बार मैंने सिनेमाज में देखा है, फिल्म्स में देखा है कि ऐसे हो जाता है कि डेथ हो जाती है, रिलेटिव वो इमोशंस पे नहीं रहते कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या कुछ, बिकॉज उनके लिए वो एक सैड पार्ट रहता हाँ है। जी। तो ऐसे वक्त में मेडिकल सोशल वर्कर कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं इन सब चीजों को? देखिए मेडिकल सोशल वर्कर्स आर बेसिकली ट्रेन्ड इन दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग। इसको काउंसलिंग ही बोला जाता है कि बेसिकली हम अभी मैं आपको 2 टाइप के काउंसलिंग्स बता सकता हूँ कि जैसे कि देयर आर पेशेंट्स हु आर रेगुलरली टेकिंग डायलिसिस। ओके। जब डायलिसिस वो लेते हैं तो अल्टीमेटली उनको पता होता है कि फाइनली उनको ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। सो every cycle, every maybe month, the medical social workers goes, visits, talks to them, talks to family, figures out कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उन्हें बताया जाता है कि डायलिसिस आप रेगुलरली लें, उसके अलावा अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जाए तो कितना उसका फ़ायदा हो सकता है, एंड उसके जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, खर्चा या खर्चे में अगर कोई असिस्टेंस लगना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये काम मेडिकल सोशल वर्कर करता है। उसी के साथ साथ जब कोई फैमिली रेडी हो जाती है तो उनका पूरा पेपर वर्क अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स आर ऑल मेड बाय मेडिकल सोशल वर्कर, जिसमें उनका रिलेशन प्रस्तापित करना, उसमें जो भी पेपर्स लगने हैं या फिर उसमें जो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल सोशल वर्कर करते हैं। और व्हेन इट कम्स टू पेशेंट्स हु आर डाइंग, जहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द ऑर्गन डोनेशन शुड हैपन, वो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक क्षण होता है जिसमें फैमिली इज़ नॉट इन द पोजिशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टिल पुट अप योर बेस्ट। उसमें डॉक्टर्स, जो आईसीयू के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं, ये साथ में काम करते हैं और इसमें कोई भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होती, ये सब वॉलंटरी होता है। तो इस तरह का जो एक रैपो बिल्डिंग होने के बाद, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो सी टू इट दैट द होल प्रोसेस इज स्मूथ। अगर फैमिली ने ओके बोला है कि हाँ हम ऑर्गन डोनेशन के लिए जाएंगे, तो फ्रॉम दैट मिनट ऑनवर्ड्स टिल द बॉडी इज हैंडेड ओवर, लॉट ऑफ इमोशंस गो हियर एंड देयर। सो उन इमोशंस को प्लान करना, उन इमोशंस को टैकल करना इज़ अ बिग चैलेंज विच इफ पीपल आर सीजनड इनफ दे आर एबल टू डू इट वेरी नाइसली। वेरी नाइस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताई है। सो अगर मैं आपका नाम कहूँ, सेकंड बिपिन, डॉक्टर बिपिन चिवले विल बी द सक्सेस आल्सो, बिकॉज आपने अभी तक जहाँ जहाँ काम किया है
यू हैव ट्राई टू गिव अ स्किल्ड डॉक्टर्स, आपने यही देखा है कि उस अस्पताल में स्किल्ड डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो ताकि बहुत अच्छे से प्रिवेंटेशन या सब फैसिलिटीज मिल जाए। अच्छा। अब ये ग्लेनगल्स हॉस्पिटल के बारे में कैसे आप सोच रहे हो, कैसे एक्सपांड करने वाले हो, या आफ्टर 5 years कहाँ पे देख रहे हो इस अस्पताल को? So Gleneagles is a part of a group of hospitals. Gleneagles इंडिया के 6 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं इंडिया में। सो एक मुंबई में है जैसे कि ये हॉस्पिटल है, बेंगलोर में 2 है, हैदराबाद में 2 है और चेन्नई में 1 है। एंड वी आर पार्ट ऑफ IHH हेल्थ केयर। IHH हेल्थ केयर इज़ अ सिंगापुर बेस्ड एंटिटी जिनका प्रेजेंस 10 कंट्रीज में ऑलरेडी है। इन 10 countries we've got close to 85 hospitals. So it's a purely hospital based, healthcare based company which operates all across. Of late we've seen that India is a bigger market. We want to expand more in India. We already have a stake in Fortis Healthcare, which is Okay. up to 31%. अभी आप ये देखेंगे कि in given times we've already decided that we'll expand more. वो सिटीज़ जहाँ पे हमारा प्रेजेंस है वहाँ पे हम प्रेजेंस और मजबूत करेंगे एंड वील ट्राई टू गो टू द इंटीरियर्स ऑल्सो। ओके। सो इस तरह से एक्सपांशन एक प्लान है। दूसरा ये है कि जैसे कि हमने कहा कि वी आर मोर फोकस्ड ऑन ट्रांसप्लांट्स, और ट्रांसप्लांट्स के लिए मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव टू गैदर पेशेंट्स मोर यू हैव टू गो टू द पेरिफेरीज। सो जैसे कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वी हैव टाइप्स विद नॉट लेस देन 15 हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गुजरात फ्रॉम वेयर वी गेट पेशेंट्स। वी हैव अ टाइप इन सच अ वे कि हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, OPDs करते हैं पेशेंट्स को। अगर उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है तो आप ट्रांसप्लांट वहाँ पे उनका OPD से कंजर्वेटिव वे से ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए उनको बुलाया जाता है और फॉलोअप के लिए भी वापस उसी अस्पताल में हम लोग लेके जाते हैं। तो इस तरह से वी वांट टू एक्सपांड आवरसेल्व्स इन डिफरेंट वेज बाय हैविंग आवर ओन सेटअप्स ऑल्सो एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ हब एंड स्पोक इन सुपर स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट वर्क। ओके सर, सो जाते जाते एक सवाल पूछूंगी, क्या कहेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट आवर ऑर्गन और या गुड हेल्थ के लिए कुछ टिप्स हमें बताएंगे? सो भगवान ने जो हमें शरीर दिया है या ऑर्गन दिए हैं, ये मुझे लगता है कि इससे अमूल्य तो कोई हमारे लिए चीज़ हो नहीं सकती। और हमें यही आदत है बचपन से कि किस तरह से हम हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करें। तो हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी आदतें, इन सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होना काफ़ी आवश्यक है। जैसे कि पुराने हमारे ऋषि मुनि थे जो सालों साल जीते थे और निरोगी जीते थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो सब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए भले हम अस्पताल की बिज़नेस में हैं, लेकिन मैं ये कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आपको हमारे अस्पताल की ज़रूरत पड़े। और अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का किस तरह से आप ध्यान रखें। तो अच्छा खाइए, निरोगी रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मद्यपान ना कीजिए और हर चीज़ को कंट्रोल में रखिए। एंड गॉड फॉरबिड अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो ग्लेनिगल्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने टाइम दिया और ये बातचीत हुई उसके लिए। फिर एक बार नवभारत से धन्यवाद। थैंक यू।